नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। इस खास शो में स्वागत है आप सभी का। बाहुबली शहाबुद्दीन ने जेल से छूटने के बाद यह कहा था कि नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के सीएम बने हैं, असली नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं। शहाबुद्दीन का 11 वर्ष बाद तुरंत जमानत मिल जाना वाकई में कई बड़े सवाल उठा रहा है। इस सब के बीच शहाबुद्दीन घूम फिरकर एक ही बात कह रहे हैं, मेरा नेता नीतीश नहीं लालू हैं। शहाबुद्दीन की इस अकड़ भरी घोषणा से नीतीश की साख खराब हो रही है। वही मैं देख रहा हूँ, लोगों के चेहरे पे कहीं डर दिख रहा है। आपको दिख रहा है? शहाबुद्दीन को डर की तलाश है। वो जानना चाहते हैं कि जिस डर का जिक्र मीडिया में हो रहा है वो डर कहाँ है। किसी के चेहरे पे भाई हम तो हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगा बस की तरफ दिखा दीजिए कि ये डर रहे हैं। हम तो धक्का मरवा रहे हैं सुबह से। शहाबुद्दीन अपनी विशालकाय हवेली में जुटे इस मजमे की मिसाल दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उनसे डरने की वजह क्या है। ये तो डर ही नहीं है रहे हमसे। हम सुबह से धक्का देके हटवा रहे हैं कि भाई आज तो छोड़ो, रेस्ट करने दो, और ये डर नहीं रहे हैं तो दूसरा क्या डरेगा यार। कितनी मासूमियत है शहाबुद्दीन के सवालों में, कितना भोलापन भरा है उनकी बातों में, कितना निश्चल और निष्कपट दिखते हैं वो जब वो इन लोगों से अपनी मोहब्बत, अपने लगाव की बात करते हैं। बेडरूम में घुस करके और धक्का मार रहा है हमको, हम आ रहे हैं, आप बताइए ना, पोर्टिको में आप ले रहे हैं, बेडरूम में ये घुसे हुए हैं। डर तो मेरा यही है कि बेडरूम में ये घुसे हुए हैं। किसी को डरने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, अब तो देख रहे हैं कि बेडरूम में ये घुस रहे हैं, हम बाहर हैं, घर वाला बाहर, बाहर वाला घर में। शहाबुद्दीन सच कह रहे हैं, ये तस्वीरें सच्ची हैं, उनके आंगन की ये भीड़ भी सच्ची है, उन्हें दिलो जान से चाहने वाले इन समर्थकों की मोहब्बत भी सच्ची है। लेकिन सच ये भी है कि इसी सिवान शहर के कोने में वो बदनसीब पिता भी रहता है जिसकी रूह उसी वक्त से कांप रही है जब से शहाबुद्दीन की आजादी की खबर इस घर की चौखट तक पहुंची। गुलाम दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक गुलाम, एक मानसिक गुलाम। सिवान के लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं। हम तो यही कहेंगे, कोई जो है, हर इंसान डर से जो है उनके पक्ष में मिला हुआ है। और आज हमारे साथ एक भी आदमी नहीं है, इसलिए कि हम जो है, हमारे पास कोई न ताकत है, न पैसा है, न कुछ कर पा रहे हैं। सब कुछ हमारे साथ गुजर गया, लेकिन आज एक भी आदमी हमारे साथ नहीं है। उनके साथ सभी लोग हैं, लेकिन सब लोग डर से सब लोग लगे हुए। शहाबुद्दीन की हवेली में बहारें लौट आई है, लेकिन इस घर में नाउमीदों का घनघोर अंधेरा छा गया है। जिस शख्स पर इस पिता के 3 जवान बेटों की हत्या के आरोप है, वो सीना चौड़ा कर आजाद घूम रहा है। ये बिहार की जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार के चेहरे पर करारा तमाचा है, जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं और जिन्हें नेता मानने से ये बाहुबली लगातार इनकार कर रहा है। भाई नेता एक ही ना हो सकता है, मेरा एक ही नेता है लालू यादव, तो एक ही नेता है। अब कितना नेता बनाए? अब कहिएगा कि कल होकर के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट कांग्रेस बनाएगी राहुल गांधी को, तो आप कहिए कि अब मेरा नेता हो गया, तो राहुल गांधी मेरा नेता हो जाएंगे, लालू यादव भी उस समय भी मेरा नेता रहेंगे। मेरा नेता तो एक ही होंगे ना। पार्टी के आरजेडी में से हम बिलोंग करते हैं, तो आरजेडी के तो नेता लालू यादव ही हैं, इसमें कोई डाउट है? ये सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के इकबाल को सीधी चुनौती है। नीतीश गठबंधन के नेता हैं, उस सरकार के नेता हैं जिसमें आरजेडी भी शामिल है। तो फिर शहाबुद्दीन के वो नेता कैसे नहीं हुए? एक बाहुबली नीतीश कुमार के वर्चस्व को ललकार रहा है, लेकिन नीतीश से जवाब देते नहीं बन रहा। कल वो शहाबुद्दीन के सवाल पर सीधे सीधे कन्नी काट गए। शहाबुद्दीन का बयान है कि आप राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और लालू जी हमारे नेता हैं। चलिए, इस सब भी कोई प्रतिक्रिया की चीज है? अरे मेरे लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली जमानत पाने में कामयाब रहा, ये उनकी सरकार की भी नाकामी है। उन्हें खुले दिल से अपनी नाकामी कबूल करना चाहिए और कुछ ना सही तो शहाबुद्दीन की रिहाई पर अफसोस के चंद शब्द कहना चाहिए। लेकिन नीतीश डिफेंसिव हैं।
जो बोले सब पर रिएक्शन करने देने के लिए हमको मैंडेट मिला है? आप लोग भी अपना समय और स्पेस जाया कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें? आज तक हम कोई ध्यान दिए हैं? आखिर ये कैसी मजबूरी है जो लालू के लाडले शहाबुद्दीन पर हार्ड हिटिंग करने से नीतीश कुमार को रोक रही है? क्या ये गठबंधन में लाचारी की गांठ है? क्या सत्ता ने नीतीश का चरित्र बदल दिया है? क्या नीतीश बिहार के मनमोहन सिंह बन गए हैं जिनकी डोर किसी और के हाथों में है? रोहित कुमार, पटना, आज तक। तो भागलपुर जेल से छूटे तो शहंशाहों वाले अंदाज में बाहर निकले शहाबुद्दीन। स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। बाहर निकलते ही शहाबुद्दीन के जयकारे लगने लगे। लोगों ने घेर लिया। काफिले में 1,500 गाड़ियां भागलपुर से सीवान तक दौड़ी। रास्ते भर में पड़ने वाले शहरों में बाहुबली का जोरदार स्वागत किया गया। हवेली पर जश्न हुआ और बाहुबली ने बाहर निकलते ही लालू का गुणगान किया। जब जेल से निकले आदमी का ऐसा स्वागत हो तो इसे ही अपराध का गुणगान कहते हैं। शहाबुद्दीन जेल से निकले तो मसीहा सरीखे, भीड़ बावली हो गई। जय घोष हुए। बिहार का एक इलाका और कुछ लोग ऐसे जश्न में डूबे जैसे कि उनका मसीहा जेल से छूटा हो। हैरत है कि ये कौन सा समाज है जो बाहुबली को बाहों में भरने पर आमादा है। जेल से बाहर आते ही बाहुबली ने पूछा कि क्यों उसे आतंक का पर्याय कहते हैं। किसने उसकी ये छवि गढ़ी और जैसी भी उसकी छवि गढ़ी जा चुकी है वो उसे कायम रखेगा। शहाबुद्दीन को आतंक का पर्याय बता दिया जाता है, तो क्या वाकई लोगों को आपसे डरने की जरूरत है? अभी इस प्रश्न का उत्तर तो लोग ही दे पाएंगे, मैं कैसे दे पाऊंगा? लोग डरते हैं कि आपसे? नहीं, कभी विकास पर भी बात करें ना, कभी विकास पर भी बात करें कि क्यों डरते हैं। नीतीश राज में जेल से बाहर आया एक अपराधी खुलेआम नीतीश कुमार के राज को नकारता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नेता नहीं आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या मानते हैं उनको? हमारे नेता नहीं है, मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अरे भाई कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं। राज्य के सत्ता पुरुष को ऐसी चुनौती देना बिना किसी मजबूत सहारे के मुमकिन नहीं। 63 संगीन जुर्म के आरोपी शहाबुद्दीन ने नीतीश राज को नकारा और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भागलपुर के आसमान पर धूल उड़ाता हुआ सीवान की ओर बढ़ चला। एक से बढ़कर एक गाड़ियां थी काफिले में। उधर सीवान में माननीय शहाबुद्दीन के स्वागत की शानदार तैयारियां थी। शहर में तोरण द्वार सजे थे। हवेली की सूरत बदली थी तो अपने शौहर की घर वापसी की खुशी में शहाबुद्दीन की पत्नी कम मसाले वाला शोरबा पकाने में जुटी थी। आप देख ही रहे हैं माहौल कैसा है। शहर का ही माहौल बदल गया 7 तारीख के बाद से। कुछ खाना वाना जो उनको पसंद हो इस तरह की कोई तैयारी? जी हाँ, खाने तो मतलब खाना तो वो सादा ही लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा नॉन वेज लेते हैं जो बिल्कुल लाइट होता है, उसी की हम तैयारी में लगे हुए हैं। उधर शोरबा पक रहा था और इधर शहाबुद्दीन का काफिला राज्य के पूरे सिस्टम को जीतकर टोल नाके को धत्ता बताकर सीवान की ओर बढ़ रहा था। क्या भागलपुर, क्या समस्तीपुर, क्या खगड़िया, रास्ते में जितने शहर पड़े सब शहाबुद्दीन के स्वागत में पिछ गए। बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन की किस्मत का सूर्योदय हो गया। 11 सालों तक डॉन जेल की 4 दीवारी के भीतर कैद रहा। जब तक नीतीश कुमार एनडीए में रहे डॉन की एक न चली। नीतीश ने पार्टनर बदला, लालू आए तो गुरु के साथ चेले की ग्रह दशा भी बदल गई। इसलिए शहाबुद्दीन ने लालू का गुणगान किया। हमारे लीडर लालू यादव, हम उनके पीछे हैं, हम तमाम लोग उनके पीछे हैं। लीडर लालू यादव हैं, ये सभी जानते हैं। और हम ना भी कहेंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग 26-27 साल से जो जानते हैं, जिस तरह से जिस वचनबद्धता के साथ
और जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं, अच्छे दिन में बुरे दिन में, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। शहाबुद्दीन महज एक आरोपी नहीं बल्कि उस बीते जमाने का प्रतीक है जिसे बिहार जंगल राज के नाम से जानता है। जिस जंगल राज के लालू यादव जन्मदाता कहे जाते हैं, बिहार को उसी जंगल राज के फिर से याद आने लगी है। तो क्या माना जाए कि बिहार एक बार फिर बदल रहा है? तो क्या सुशासन के पद से एक बार फिर बिहार अतीत की ओर उल्टी चाल चल रहा है? शायद सुशासन गठबंधन की राजनीति का बंधक बन गया है। सिवान से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर ऐसी कौन सी ताकत शहाबुद्दीन को मिल गई जिससे शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर आ गए? यह भी अजब इत्तेफाक है कि जब लालू यादव सत्ता से बाहर हुए थे तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर पहुंच गए। आज जब लालू यादव फिर से सत्ता में आए, शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गए। क्या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं। सच कह रहे हैं शहाबुद्दीन, वो वाकई सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं। खास नहीं होते तो दो नौजवानों को तेजाब में डुबोकर मारने के संगीन आरोप में यूं जमानत नहीं मिल पाती। खास नहीं होते तो जेल के बाहर उनकी अगवानी में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की पलटन नहीं खड़ी होती। और खास नहीं होते तो उनकी खिदमत में सरकारी टोल को यूं खुला नहीं छोड़ दिया जाता। ये लालू नीतीश राज में शहाबुद्दीन पर आशीर्वादों की हो रही बौछार का सबूत है। 2 दिनों से शहाबुद्दीन की रिहाई पर लालू कुछ भी नहीं कह रहे। नीतीश को भी इस पर बोलना जरूरी नहीं लगा। लालू के बेटे तेजस्वी की प्रतिक्रिया जरूर आई। बेल कोई विशेष पार्टी तो देती नहीं है, और जहां तक न्यायालय की बात है, अगर सुशील मोदी जी का अगर तर्क देखा जाए ये तो कोर्ट का अवमानना करने का बात है। तेजस्वी यादव ने पिटा पिटाया बयान दिया, जुडिशियल सिस्टम का सवाल उठाकर सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन क्या सच वही है जो तेजस्वी बता रहे हैं? आज तक ने पूरी पड़ताल की। जरा गौर से देखिएगा कि किस पावर डोज से शहाबुद्दीन ने कानून की बेड़ियां तोड़ी और जेल के बाहर आ गए। कैसे शहाबुद्दीन ने सिस्टम में छेद की तलाश की और जमानत पाने में कामयाब रहा। शहाबुद्दीन को जिस केस में जमानत मिली है वो जून 2014 का है। सिवान के 2 भाइयों की हत्या के चश्मदीद तीसरे भाई की हत्या हुई। मर्डर केस में आरोपी शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया गया। 2 साल तक इस केस की ट्रायल शुरू नहीं हुई। 3 फरवरी 2016 को शहाबुद्दीन ने बेल की याचिका दी। पटना हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश दिया। 3 महीने बाद यानी मई 2016 में पत्रकार राजीव रंजन की हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन को इस केस में सिवान से भागलपुर जेल भेज दिया गया। सरकार ने शहाबुद्दीन को भागलपुर से ट्रायल के लिए सिवान लाने की जरूरत नहीं समझी। शहाबुद्दीन फिर से हाईकोर्ट गए और जमानत ले ली। सत्ता और सिस्टम की मेहरबानी ने शहाबुद्दीन को आजादी दे दी और वो जेल की 4 दीवारी से खुली हवा में बाहर आ गए। हीरा मोती था या सोना चांदी था, सब तो उन्होंने लूट लिया। अब एक सिर्फ फूटी हुई कौड़ी विकलांग बेटा बचा हुआ है, उसी को देखकर हम लोग अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा था कि सब लोग मार दिए जाओगे, तो हो सकता है कि हम लोगों को भी मार डाले। हो सकता है कि हमारी जो है मकान को, उन्होंने कहा था कि मकान लिख दो, बच्चों को मरवा डाला, हड्डी फसली गल गई होगी, मकान लिख दो वरना जो बचे हो सब मार दिए जाओगे। तो हो सकता है कि हमको मरवा के, और उस बच्चे में कुछ दम है नहीं, वो जो है मकान भी दखल कर लें। हो सकता है कि उस बेटे को मरवा दें हम लोग निसहाय होकर के। इसी तरह से मैंने ऐसी करके कुहक करके हम लोग जो है मर जाएंगे। इस तरह से वो जो है दखल कर लें। सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ तो जो है यहाँ के राजा रह चुके हैं, लेकिन एक राजा प्रजा के बारे में इस तरह की बात नहीं सोचता जैसे कि वे सोच रहे हैं। और हमारे साथ जिस तरह की बात किया है, इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा। शहाबुद्दीन पर नीतीश सरकार की मेहरबानी की बारिश यही नहीं थमी। शहाबुद्दीन को ट्रायल से दूर रखा गया तो हाईकोर्ट में कमजोर वकील को खड़ा कर जमानत पक्की कराने का पूरा इंतजाम किया गया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में शहाबुद्दीन का केस वाईवी गिरी ने लड़ा, जो कि बिहार के मशहूर वकील हैं। सरकार ने केस लड़ने की जिम्मेदारी सिवान के एक जूनियर सरकारी वकील को देकर शहाबुद्दीन को वॉक ओवर दे दिया। ये वही नीतीश सरकार है जिसने शराबबंदी के केस में राजीव धवन को हायर किया था।
ये वही नीतीश सरकार है जिसने म्यूजियम धांधली केस में नागेश्वर राव जैसे धांसू वकील को हायर किया था। इसलिए बीजेपी के इस आरोप में दम दिखता है कि शहाबुद्दीन बचे नहीं, बचाए गए हैं। ये राज्य सरकार की मिली भगत का परिणाम है। राज्य सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ऐसी स्थिति पैदा कर दिया उनको बेल मिल जाए, क्योंकि फरवरी महीने में ही हाईकोर्ट ने यह कहा था कि राजीव रोशन हत्याकांड की सुनवाई करके और ट्रायल 9 महीने में पूरा किया जाए, और 6 महीने बाद भी ट्रायल प्रारंभ नहीं हुआ, और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनको बेल दे दिया। दूसरा सवाल यह है कि आपने बेहतरीन वकील क्यों नहीं रखा डिफेंस के अंदर? जब शराबबंदी के मामले में दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर्स को आप लाकर और बहस करा सकते हैं, तो शहाबुद्दीन के बेल के मामले में जूनियर बहुत कनिष्ठ लॉ ऑफिसर्स को आपने खड़ा कर दिया। एडवोकेट जनरल अगर बीजेपी का ये आरोप सही है तो ये केस आंखें खोल देने वाला है। वैसे शहाबुद्दीन के लिए खतरा टला नहीं है। पत्रकार राजीव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई जांच की सिफारिश हो चुकी है। बीजेपी की केंद्र सरकार चाहे तो नीतीश सरकार की गलती की भरपाई हो सकती है। पत्रकार की पत्नी कहती है वो गए हुए हैं होम मिनिस्टर, तो वो होम मिनिस्टर को बोले ये अविलंब सीबीआई इंक्वायरी करा करके जांच कराइए, शहाबुद्दीन यदि उसमें है तो जेल में डालिए। मैं तो कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन ने मरवाया तो इमीडिएट जेल में डालना चाहिए। मेरी भी मांग है। तो इंक्वायरी सीबीआई हो क्यों नहीं रही है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं को पप्पू यादव की ये बातें ध्यान से सुनना चाहिए। सीबीआई जांच हुई तो फिर शहाबुद्दीन का बच पाना मुश्किल हो सकता है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अब खबर उत्तराखंड से। बद्रीनाथ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में सेना के कर्नल और उनकी पत्नी की मौत हो गई। हादसा जोशीमठ के पास हुआ है। विष्णु के सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ जाने के रास्ते की इन हाहाकारी तस्वीरों को देखकर आपको भी डर लग रहा होगा। नेशनल हाईवे 58 के एक ओर राक्षस की तरह खड़ा हिमालय और हाईवे के नीचे गरजती अलकनंदा, और इसी खौफनाक मंजर के बीच टूटा पहाड़ और दरकते पहाड़ का सैकड़ों टन भारी मलबा बन गया 2 लोगों के लिए कार। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के आगे बलदुड़ा पुल के पास सुबह अचानक हुए भूस्खलन में वहां से गुजर रही एक इनोवा कार चपेट में आ गई। इनोवा में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। बड़ी खबर यह है कि 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई है और बाकी 2 बुरी तरह से घायल हैं। मरने वाले शख्स भारतीय सेना में कर्नल थे और दूसरी मौत उनकी पत्नी की हुई है। लैंसडाउन में तैनात कर्नल लैंसडाउन से बद्रीनाथ जा रहे थे। जो सुबह बारिश हुई थी और ये स्लाइडिंग जोन है नहीं, लेकिन पहली बार यहाँ पे आया है, और बद्रीनाथ के लिए यात्री लोग जा रहे थे, गढ़वाल स्काउट्स के बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि 3 फैमिली वाले थे, एक ड्राइवर थे, और फैमिली में जो है कैजुअलिटी हुई है, एक महिला की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। आप खुद देख सकते हैं कि पहाड़ के टुकड़ों में दबकर भारी भरकम इनोवा का क्या हाल हुआ है। हाईवे पर सैकड़ों टन चट्टान के टुकड़ों से बद्रीनाथ का सड़क संपर्क देश से टूट गया है। रास्ता साफ करने के लिए बीआरओ ने मशीनों से काम शुरू कर दिया है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। और अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। गणपति की पूजा के सबसे शुभ दिन चल रहे हैं। ऐसे में गणपति की पूजा आपकी सारी परेशानियों का हल बन सकती है। वैसे गणपति की पूजा तो आप सभी करते होंगे, फूलों से, मोदक से, लड्डुओं से, पर आज हम आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अर्पित करने से बप्पा प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या को दूर कर देते हैं। तो क्या है वो चीज और कैसे करेंगे बप्पा को वो अर्पित, आइए आपको बताते हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। गणपति उत्सव गजानन की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। कहते हैं इन दिनों बापा की पूजा अधिक फलदायी और प्रभावशाली हो जाती है। मंगल मूर्ति गणेश को फूल और मोदक तो आपने कई बार अर्पित किए होंगे।
लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पत्तों को अर्पित करने से भी गणपति हो जाते हैं प्रसन्न। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पत्तों से भी हो सकती है गणपति की उपासना। तो आइए जानते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश की उपासना में पत्तों का क्या महत्व है। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा सबसे सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है। दुखहर्ता, मंगल करता है श्री गणेश। जिस पर बापा की कृपा बरसती है उसे जीवन के तमाम कष्ट और बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। अपने भक्तों पर जी भर के खुशियां लुटाते हैं गजानन। तो आइए जानते हैं कि पत्तों से की गई गणपति की उपासना क्यों है विशेष लाभकारी। हर पतंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलता है। अगर सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा उपासना की जाए तो जीवन की सारी विपत्तियां, सारी समस्याएं एक एक कर दूर होने लगती हैं। जीवन में शुभता और संपन्नता का आगमन होने लगता है, क्योंकि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। तो श्री गणेश को पत्ते अर्पित करने का सही विधान क्या है, आइए जानते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बापा को किसी भी दिन पत्ते अर्पित कर सकते हैं। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी कामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित करें। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें या फिर 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। गणपति की पूजा में पत्तों का क्या महत्व है और कैसे गणपति की पूजा में पत्तों का प्रयोग करें, ये तो आपने जान लिया। तो अगर आप सच्ची श्रद्धा से बापा को पत्ते अर्पित करेंगे तो बापा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान है बापा के पास। गणपति एक ऐसे देवता हैं जो मंगलकारी हैं, दुख हरता है, सुख करता है। पत्तों से कैसे होती है गणपति की पूजा, ये तो आपने जान लिया। पर क्या आप जानते हैं कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पत्ते अर्पित किए जाते हैं? तो आपकी मनोकामना किस पत्ते को अर्पित करने से पूरी होगी, ये भी आपको बताएंगे। पर पहले जान लेते हैं कैसा बीतने वाला है आपका सोमवार का दिन। मेष, पैसे की परेशानी दूर होगी। नौकरी में बदलाव का योग है। परिवार की किसी परेशानी का अंत होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 92। वृषभ, धूप लग सकती है। पारिवारिक दायित्व पूरे करेंगे। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 77। मिथुन, नौकरी कारोबार में लाभ होगा। आर्थिक लाभ की शुरुआत होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्य प्रतिशत 89। कर्क, नौकरी में नया अवसर मिलेगा। पुराने मित्र से मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शुभ रंग क्रीम।
भाग्य प्रतिशत 81। सिंह, परिवार के कारण मन परेशान होगा, यात्रा करने से नुकसान होगा, पैसे का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 78। कन्या, नई नौकरी में प्रवेश ना करें, दिन भर दौड़ भाग करनी होगी, पैसे की प्राप्ति में परेशानी होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 49। तुला, नाम, यश और पैसा मिलेगा, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, नए संबंधों की शुरुआत होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 85। वृश्चिक, नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 71। धनु, नया काम शुरू कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी, पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, आराम के मूड में रहेंगे, सेहत बिगड़ सकती है, अपयश मिल सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ, नौकरी में तरक्की होगी, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, प्रॉपर्टी की परेशानी का हल मिलेगा। गणपति को प्रसन्न करना बेहद सरल है। बप्पा तो पत्तों को अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति को पत्ते कैसे अर्पित करें, ये तो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन पत्तों को अर्पित करने से गणपति आपकी मुरादें, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। चाहे हो अमीर या हो गरीब, विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन गमता। जय देव जय देव। गणपति की नजरों में हर भक्त एक समान है। गणपति तो बस अपने भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, तभी तो केवल पत्तों से भी आप गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको प्रथम पूज्य गणेश की सबसे अनोखी उपासना की विधि बताने जा रहे हैं। तो देखिए किस समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी गजानन की उपासना। उच्च पद की प्राप्ति के लिए गणाधीशाय नमः कहकर भंगरैया का पत्ता अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए उमापुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित करें। कार्य के बाधा नाश के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। मान सम्मान नाम यश की प्राप्ति के लिए चतुर्होत्रे नमः कहकर तेज पत्ता अर्पित करें। बिजनेस में लाभ के लिए सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर
आक का पत्ता अर्पित करें। हृदय रोग में लाभ के लिए कपिलाय नमः कहकर अर्जुन का पत्ता अर्पित करें। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। तो देखा आपने कि पत्तों से की गई उपासना से कैसे प्रसन्न होते हैं मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। तो अब आप भी अपनी समस्या के मुताबिक उपासना करके गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर आपका जीवन भी सुखी और निर्विघ्न हो जाएगा। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।